हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम प्रोजेक्ट 60 की दूसरी डेमो क्लास की बात करने वाले हैं, जो कि हमारी बायोटेक की रहने वाली। और आज हम बायोटेक का कंप्लीट जो है चर्चा कर लेंगे। और आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक से, क्योंकि बच्चे एग्रोनॉमी, सोइल साइंस ये सब सब्जेक्ट जो है पढ़ लेते हैं, बट एक मेजर जो है आपका कुछ माइनर वाले, जैसे आप जेनेटिक्स की बात करो, सेल बायोलॉजी की बात करो, सेल डिवीजन की बात करो, बायोटेक की बात करो, क्या बायोमोलिक्यूल, इन सब की बात करो, ये हम छोड़ देते हैं। बट इस क्लास से आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, आज हम प्रोजेक्ट 60 की हमारी दूसरी डेमो क्लास, जो कि आपकी पहली रवि सर ने ले ली थी, और वो आपका प्लांट वाटर रिलेशन जो है उन्होंने पढ़ाया था। तो आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। हम चलते हैं आज दूसरी क्लास को स्टार्ट करने। ठीक है, चलो। और चलो, तो साथियों, हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक का अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कर लें, चलो, तो बायोटेक क्या होती है पहले तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलो, बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that studies methods and process to produce human useful product। अगर हम बात करें, जैसे कि आप कोई भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके या फिर कोई भी माइक्रोब्स को इंक्लूड करके नया एक प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उन सारी प्रोसेस के हम बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि कितनी ब्रांचेस होती है, क्या प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी कि हम ऐसी एक बायोटेक्नोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मेथड्स और प्रोसेस को यूज में लेते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ह्यूमन यूजफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स या बायोलॉजिकल सिस्टम्स की मदद से। तो ये हो गया हमारा बायोटेक। अगर हम बात करें टर्म्स एंड फादर्स की, तो आपका बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है साथियों, बायोटेक्नोलॉजी टर्म और फादर की अगर हम बात करें, दोनों किसने दी, कार्ल इरेकी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कार्ल इरेकी जो है हमारे क्या थे, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, या हम फादर बोले तो दोनों इन्हीं को मानेंगे। कार्ल इरेकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बात करें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट फादर्स है। पोल बर्ग क्या है साथियों, पोल बर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों आप डिक्टो जो है याद रखेंगे, और हर बार एग्जाम में, जैसे मान लो माइनर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उनका आपको बेसिक्स पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर डीप पूछेंगे, जो आपके काम का, या आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज होनी चाहिए, उन्हीं को पूछा जाता है। क्लियर है, आई होप आपको याद हो गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, मेथड्स, प्रोसेस, जो कि हमारे प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, क्या, ह्यूमन यूजफुल प्रोडक्ट को। ठीक है, जो कि हम माइक्रोब्स वगैरह इन सबकी हेल्प से बना सकते हैं। चलो, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम फील्ड की बात करें या अलग अलग स्कोप्स की बात करें, जैसे कि आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अलग होती है, बायो इंफॉर्मेटिक्स होती है, बायो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होती है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी होती है, आपका फूड बायोटेक। तो अलग अलग जो है आपका सभी में लगभग बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो इस प्रकार से हमारी एग्रीकल्चर में भी प्लांट बायोटेक काम आती है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसके अंदर 3 फील्ड आती है। फर्स्ट आती है आपकी, फर्स्ट आती है माइक्रोबायोलॉजी। क्या आती है, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद नेचुरल साइंस, देन उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी। तो ये मेजरली 3 जो है फील्ड है इंक्लूड बायोटेक्नोलॉजी के। और ईएफबी का जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ईएफबी क्या है। तो भैया एक बात करें, आपका एक फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 पार्ट्स में बायोटेक्नोलॉजी को बांट दिया है, 3 जो है फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, और आपका नेचुरल साइंस और
मोलिकुलर बायोलॉजी। आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी फील्ड इसमें इंक्लूड है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका आप लिख लो, है ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, ध्यान रखोगे। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी के कुछ कंसेप्ट की और मेजर ब्रांचेस की, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर हम मेजरली अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो पहला आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा आता है आपका केमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, हमारे जेनेटिक मटेरियल में क्या कर देंगे, अल्टरेशन कर देंगे या मॉडिफिकेशंस कर देंगे और उससे हमारा यूजफुल प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे, जेनेटिक, जैसे मान लो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, जैसे मान लो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन सब में क्या है, अल्टरेशन कर देंगे और नया यूजफुल प्रोडक्ट बना देंगे, है ना। तो आपका ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ काम आ रही है, आपके जेनेटिक मटेरियल में, या जेनेटिक जो हमारा मटेरियल है उसमें अल्टरेशन करके या वेरिएशन लाके हम ह्यूमन के रिगार्डिंग यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके काम आ रही है। नाम से पता चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसी तरीके से आपको इजीली आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, आपके देखो बायोटेक पढ़ना चाहो तो बहुत ही डेप्थ है, बट कुछ जो है आपको अभी फिलहाल इसी मोटो पे चलना होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो। आप पढ़ना चाहो अता सागर है, बायोटेक खत्म नहीं होगी, बट आपके एग्जाम में क्या आता है वो भी मैटर करता है और वो ही आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की। दूसरा पार्ट है हमारा बायोटेक का केमिकल इंजीनियरिंग। तो आपका क्या होगा, प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट, किसको, माइक्रोब्स को। किसको देंगे, माइक्रोब्स को क्या करेंगे, माइक्रोब्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट देकर हम क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका पेनिसिलियम एंटीबायोटिक आती है, तो आपका पेनिसिलिन आती है, पेनिसिलियम माइक्रोब्स को इंक्रीज करके हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इस तरीके से हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करके हमारा नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, फटाफट से रिप्लाई करो, ठीक है। चलो क्लियर है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। दोनों बात एक ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमने क्या कहा कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके ह्यूमन के रिगार्डिंग यूजफुल प्रोडक्ट को बनाना, उसी को क्या बोला, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं आपका, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, कुछ ही नहीं होती साथियों, ए टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। अब मान लो एक आपका ये जो ओरिजिनल, अगर हम बात करें सेल की या जो है ऑर्गेनिज्म है ना, इसका डीएनए, ठीक है, इसका डीएनए, और एक हम होस्ट किसी हम बात करें एक आपका डिजायर्ड जीन की, ठीक है, दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से जीन लाएंगे या हम बात करें डीएनए लाएंगे, तो उसका इसके डीएनए में क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे या ज्वाइनिंग कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बन जाएगा। तो इसी चीज में अगर हम बात करें इस ब्रांच में, इसी की मोटो, इस मोटो पे ही हम चलते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। भैया डीएनए आरएनए होता है, आप सबको पता है, ठीक है, जीन हो सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, दूसरा कोई भी डिजायरेबल जीन है उसको उसमें इंक्लूड कर दिया और नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। नाम से रिकंबाइन, है ना, नाम से पता लग रहा है कि रिकंबाइंड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर है। चलो ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होता क्या क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होता क्या क्या है। फर्स्टली अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्टली हम बात करें आपका वेक्टर और डिजायर्ड जीन की, तो आपका क्या होगा, मान लो ये कोई भी एक डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए, ये से मान लो ऐसे बनाते हैं इसको,
मान लो ये डीएनए का एक पार्ट है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, एक तो होगा आपका वेक्टर और एक डिजायर्ड जीन, दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, अरे क्या बनता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वेक्टर होगा एक, वेक्टर जो जिससे हमने जीन लिया है उसको भैया दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए कुछ कोई साथी चाहिए, है ना, कोई मीडियम होना चाहिए, तो आपका वो वेक्टर का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड जीन होना चाहिए, उन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं। क्लियर है। अगर हम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें, वो किसने प्रिपेयर किया, बोयर एंड कोहेन ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। उन्होंने उस टाइम जो है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, उसमें क्या लिया था, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होता है ऑफ साल्मोनेला, जो हमारी अगर हम बात करें किसकी, जीन की, साल्मोनेला का आपका जीन लिया था, है ना, और विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंक्लूड करके हमारा एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, जिसको हमने फर्स्ट डीएनए बोला है रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है, किसने दिया था, बोयर एंड कोहेन ने। क्लियर, चलो ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। आ रहा है समझ में, बता दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बता दो। क्लियर है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लाज्मिड लिया था किसका, साल्मोनेला का, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था, उससे हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर से, है ना, एक तो आपका वेक्टर प्लस डिजायर्ड जीन से मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन एंड बोयर ने दिया और या बनाया, और उसमें कौन से जो है दो हमारे वेक्टर और डिजायर्ड जीन को यूज किया था, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला और एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज कर कर हमारा क्या बनाया था, रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट डीएनए बनाया था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमने बात करी कि इसका प्लाज्मिड जोड़ दिया या डिजायर्ड जीन ले लिया, वेक्टर ले लिया, सर ये कैसे करते हैं, तो उसके कुछ टूल्स है, तो ये 4 टूल्स आपको ध्यान रखने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स जो है कौन कौन से, टिक करिए, ठीक है। तो आपको एंजाइम, वेक्टर, डिजायर्ड जीन और आपका होस्ट सेल, ये आपको जो है लगाने होंगे, इनके बाद जो है आपको पूछेगा कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो चारों आप देख लीजिए, एंजाइम, वेक्टर, डिजायर्ड जीन और होस्ट, चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम 1 बाय 1 को स्टडी करने। क्लियर है, अब बात करते हैं फर्स्टली एंजाइम, है ना, एंजाइम की बात कर ले, ठीक है। चलो एंजाइम की बात कर लेते हैं। अब एंजाइम में जो है बेसिकली 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि डीएनए को पहले क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, हम मान लो अगर हमें सेलुलोज की अगर हम बात करें, एंजाइम में सेलुलोज की बात करें, किसके लिए करते हैं हम, आइसोलेशन, प्लांट के लिए, ठीक है। सेलुलोज को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट में से, फ्रॉम प्लांट या फॉर प्लांट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका दूसरा आता है, दूसरा एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अभी आ रहा है ना, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के लिए हम पहले तो एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो अगर हम बात करें डीएनए को आइसोलेट एंजाइम्स की, जैसे मान लो प्लांट के लिए सेलुलोज को, उसके बाद दूसरा आप लिख लो, दूसरा लिखो आप काइटिनेज, है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, काइटिनेज, काइटिनेज जो है किसके लिए करते हैं, फंगस के लिए, है ना, फॉर फंगस के लिए, ठीक है। और दूसरा समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ, ठीक है, इसको साथ के साथ देखते जाना, यस सर, यस सर, ठीक है। चलो लाइजोजाइम की बात करें, किसके लिए, फॉर बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज किसके लिए लेते हैं, प्लांट के लिए, काइटिनेज फॉर फंगस, एंड लाइजोजाइम अगर बात करें बैक्टीरिया के लिए। क्लियर है, ठीक है, या एनिमल के लिए भी आप इसी को लिख सकते हो।
क्लियर है? ठीक है, अब हमने जो है डीएनए को आइसोलेट कर लिया, एंजाइम्स की बात कर ली। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए एंजाइम्स की बात कर ली, जो हमने सेलुलोज की बात करी, काइटिनेज की बात करी, लाइसोजाइम की बात करी। क्लियर है? अब बात करते हैं, अब वो डीएनए में क्लीवेज जो है उसके टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे? कट लगाएंगे। ठीक है, तो डीएनए क्लीवेज की अगर हम बात करें तो दो आपको चीजें ध्यान रखनी है, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस, है ना। दो एंजाइम आपको ध्यान रखने डीएनए क्लीवेज के तौर पर। फर्स्ट आता है आपका एक्सो न्यूक्लियस और आपका दूसरा आता है एंडो न्यूक्लियस। क्लियर है? अब अगर हम एक्सो की बात करें, एक्सो एक्स आएगा, है ना, एक्सो। अगर हम बात करें एक्सो की, तो बाहर से जो कट लगाएंगे, मान लो ये डीएनए है तो ये यहां से जो है कट लगाएंगे आउटर सरफेस। अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस आपका बीच में से कट लगाता है ना, बीच में से कट लगाता है। ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, आपको दोनों एंड से कट लगाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, और डीएनए में जो बीच से कट लगाएगा, दो भागों में बांटेगा, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल लिख लो इसके। डीएनए फोस्फेटेज जो है एक्सो न्यूक्लियस का एंजाइम है, एग्जाम्पल है डीएनए, इसको लिख लेना साथ के साथ, है ना। फोस्फेटेज आपका एक्सो न्यूक्लियस का जो है हो जाएगा। और आप जो पढ़ते हैं आरईएन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस का, आरईएन। मैंने स्पेलिंग बोल दी है, मतलब फुल फॉर्म बोल दिए, आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर है साथियों? समझ में आ रहा है? आई होप आपको जो है पूरा फंडा क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमने क्या कर लिया, एंजाइम से डीएनए आइसोलेट कर लिया या एंजाइम्स की बात कर ली, और जो है क्लीवेज कर दिया। अब उसको क्या करेंगे भैया? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किससे? आपका एक जो है एंजाइम आता है लाइगेज। अरे भैया लाइगेज का नाम तो सुना ही होगा। लाइगेज में जो है हमारा क्या होता है? एटीपी यूज होता है। क्या होता है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, ध्यान रख लोगे। रिक्वायर्ड है ना, लाइगेज ध्यान रखोगे, जोड़ने के लिए लाइगेज का काम लेते हैं और एटीपी रिक्वायर्ड होती है, ध्यान रखना, बिल्कुल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपका डीएनए आइसोलेशन एंजाइम कौन कौन से, सेलुलोज, आपका काइटिनेज और लाइसोजाइम किसके लिए करते हैं ये बता दिया। डीएनए क्लीवेज की हमने बात कर ली, टुकड़े कर दिए, अब वापस उसको जोड़ेंगे। भैया तोड़ा है तो जोड़ेंगे भी सही, तो हमारा ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज जिसमें एटीपी रिक्वायर्ड है। क्लियर है फंडा? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जो है हम कंप्लीटली बायोटेक की बात कर लेंगे, कुछ एग्जांपल्स की, और ताकि आपके एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन है वो यहां से नहीं जाएंगे बाहर। चलो बात करते हैं हम हमारा आर्यन की, है ना। अच्छा जो है क्वेश्चन बन सकता है इससे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, आर्यन जिसको सिंपल सा बोल देते हैं, है ना। तो आपका डिस्कवर्ड किसने किया? आर्बर, स्मिथ और नाथन्स ने। ठीक है, किसने किया? आर्बर, स्मिथ और नाथन्स ने। और इसको हम क्या बोल देते हैं? मोलिक्यूलर सीजर। क्या बोल देते हैं? मोलिक्यूलर, क्योंकि ये मोलिक्यूल लेवल पे जो है आपके डीएनए को काटता है ना। तो मोलिकुलर सीजर बोल दिया और केमिकल नाइफ बोल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों। ठीक है, मोलिकुलर सीजर और केमिकल नाइफ आपको एग्जाम में डिक्टो पूछा जाता है कि आर्यन एंजाइम्स को या मोलिकुलर सीजर किसको बोलते हैं? आर्यन एंजाइम्स को। क्लियर है? ध्यान रखोगे। उसके बाद ये कैसे कट करता है डीएनए को? तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में। सर ये क्या होता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आपका डीएनए जो है अरेंज होता है। तो आपने GAATTC, ठीक है, तो 5 days to 3 days, और आपका 3 days to 5 days एंड, और आपका इसी यहां से इस तरीके से कट लगाता है ना। तो ये आप एक ऐसा मान लो इस तरीके का जो है होगा, यहाँ पे G होगा, यहाँ पे A होगा। मैं बना देता हूं एक बार, जैसे मान लो ये 3 days, ये 5 days, है ना। समझने के लिए लिख लो, आपका ये यहाँ पे G होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे A होगा, ये T होगा, और ये T होगा, ये C होगा। ठीक है, और इधर 3 days to 5 days की अगर हम बात करें,
यहाँ पे C होगा, है ना, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे A होगा और यहाँ पे भी A होगा और यहाँ पे G होगा। तो इस तरीके से मैं कट भी लगा देता हूं इसके, इस तरीके से ये काटेगा। ठीक है, इस तरीके से कट लगाता है। ठीक है, हमारा डीएनए कट गया। तो इसी तरीके से आपका, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगला जो हम ज्वाइनिंग करेंगे, है ना, जैसे मान लो 5 days to 3 days हमने काटा, तो वहां से आगे से किससे जुड़ेगा, वापस सीक्वेंस जो है चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पे कंफ्यूज करने के लिए डिक्टो जो है पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखोगे तो ये इस तरीके से हम डीएनए को काट देते हैं ना, मॉलिक्यूलर सीजर इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें अब, आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है या इको आर आई है ना। तो आपका ऐसे जो है एंजाइम उसके नाम देते हैं ना, सारे जो है आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हम बात करें आपका जो बनाते हैं वेक्टर को जोड़ के, सारी चीजें जो है उनका अलग से नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे हुआ, इको आर फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट है, आई नहीं है ना। चलो बात कर लेते हैं। तो आपको सिंपल सा पूछ लिया था क्वेश्चन, इससे क्या आएगा मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आपको इतना याद नहीं रहे कोई बात नहीं, बट आपको बेसिक सी जो चीज है वो आनी चाहिए। तो हम बात करें इको आर फर्स्ट, तो ई का मतलब क्या है आपका, अगर हम बात करें एस्केरिया, और आपका सीओ का मतलब है आपका कोलाई, है ना, इकोलाई, और आपका आर का मतलब है स्ट्रेन का नाम है, ये कोई भी बैक्टीरिया की स्ट्रेन हो सकती है। और आपका ये अगर हम बात करें आपका फर्स्ट, तो मतलब इसको नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसको रोमन नंबर दे देते हैं और उससे डिनोट कर देते हैं ये फर्स्ट टाइम ये हुआ था, देन उसके बाद इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से चलते जाएंगे, है ना। तो आपका अगर हम बात करें ई क्या है, जीनस का नेम है, और को अगर हम बात करें कोलाई जो स्पीसीज का नेम है, स्ट्रेन का नाम है आर, और फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट हुआ था इसलिए इसको क्या कहा, इसी स्पीसीज का, है ना। तो इस वजह से इसको कहा हमारा क्या कहा भैया, फर्स्ट बोला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं, है ना, नाम देते हैं। उसके बाद हिंड HIND थर्ड आता है, तो आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इन हो गया, और आपका सेरोटाइप डी, ये आपका सेरोटाइप या स्ट्रेन का नाम हो गया, और आपका रोमन नंबर की अगर हम बात करें थर्ड दिया, तो क्योंकि थर्ड एंजाइम आइसोलेट किया था इस स्पीसीज का। तो ये था हमारा सिंपल सा फंडा, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें आपको फर्स्ट डिस्कवर आर्यन पूछे, क्या पूछे, फर्स्ट डिस्कवर, ठीक है, अगर आपको ये पूछे तो क्या लगाओगे, पता है किसी को, HIND सेकेंड, है ना, ये आपका फर्स्ट आर्यन था, क्या था, फर्स्ट आर्यन, है ना। यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड नहीं है, ध्यान रखना, सेकंड है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रख लोगे, इसको और हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये सेकंड है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। चले आगे, क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंजाइम की बात कर ली, अब हमारा दूसरा टूल था वेक्टर क्या करता है, हमारे जो हमने जीन लिया दूसरे होस्ट से या फिर हम बात करें ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तो उसको क्या करने का काम करेगा, ट्रांसफर करने का, है ना। जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, किसमें, होस्ट सेल में, जिसमें हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमने पहले तो क्या ले लिया, एंजाइम ले लिया, फिर उसके बाद हम वेक्टर की बात करें जो क्या करेगा, हमारा जीन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। एक रहेगा होस्ट सेल, क्या रहेगा भैया, होस्ट सेल, जिसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या अल्टरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो हम बात करें वेक्टर्स के टाइप्स की। प्लाज्मिड क्या होता है, जो आपने बैक्टीरिया देखा, अरे बैक्टीरिया देखा आपने इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, हेयर लाइक से चारों ओर जो साइला इस तरीके से बोलते हैं, और आपका ये फ्लेजिलम होता है जो लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, हम उसको बोल सकते हैं किसका, बैक्टीरिया का। जैसे मान लो एक
इस तरीके से आपका हो सकता है। और आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, हमारा प्लाज्मिड बोल देते हैं। इसी प्लाज्मिड को यूज करते हैं हमारे वेक्टर के तौर पे, ठीक है। उसके बाद एक बैक्टीरियोफेज का, आप ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया नाम सुना होगा, ठीक है। गंगा को साफ करने में किसका योगदान, बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। तो आपका वो बैक्टीरियोफेज को भी हम वेक्टर के तौर पे काम में लेते हैं। एक कोसमिट होता है ना, कोसमिट होता है एक आपका, जिसमें कोसाइट प्लस प्लाज्मिड को यूज लेते हैं, है ना। तो इससे मिलकर कोसमिड बना दिया इन्होंने, और कुछ ही नहीं है, क्लियर है। और आपका फेग मिड की बात करें, बैक्टीरियोफेज का फेग और मिड का प्लाज्मिड, तो बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड को मिला के फेग मिड बना दिया, ठीक है। उसके बाद बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज किया था वेक्टर के तौर पे, और आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को इन्होंने वेक्टर के तौर पे यूज लिया था साथियों, क्लियर है। अरे भैया समझ में आ रहा है, फटाफट से बता दो कमेंट में, ठीक है। अगर हम बात करें, हमने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की बात करी, तो ये दोनों क्या है, नेचुरल है, ध्यान रखना, नेचुरल वेक्टर है, क्या है। और हमने ये जितने भी नीचे कोसमिट के नीचे बात करी, क्या है, आर्टिफिशियल, क्या है भैया, आर्टिफिशियल, क्लियर है, क्लियर है। चलो आ रहा है समझ में, है ना। और अगर हम लार्जेस्ट वेक्टर की बात करें तो YAC है ना, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट आपको पूछ ले वेक्टर कौन सा है, तो आप क्या लगा दोगे, हमारा YAC, क्लियर है। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से। नोट कर लो क्योंकि ये इरेज हो जाएगा, है ना। बाकी का पीपीटी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो एकदम आइडिया से, या स्क्रीनशॉट तो आपका नहीं आ सकता है ना। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड की, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल में नहीं जा करके, जितना हमारे काम का इंपॉर्टेंट है पार्ट है उसका ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है, अंदर इतना डेप्थ नहीं पूछा जाता आपको। जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूं उसी के अंदर क्वेश्चन आएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो हमारा किससे लिया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से लिया था, जो कि आपका ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हम इसको यूज कर सकते हैं टीडीएनए इंड्यूस्ड ट्यूमर, जो मैंने बोला इन डाइकोट प्लांट। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो टीडीएनए है वो इंड्यूस करता है ट्यूमर। एक छोटी सी अगर हम बात करें, ट्यूमर को बोल सकते हैं एक फफूला टाइप, है ना। तो इस तरीके से आपका इंड्यूस करता है किसमें, डाइकोट प्लांट में, ठीक है। चलो उसके बाद VIR रीजन रेगुलेट द टीडीएनए ट्रांसफर। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। फर्स्ट इसमें टीआई प्लाज्मिड में सबसे जरूरी है ORI साइट, जिससे रेप्लिकेशन होगा, ओरिजिन होगा, है ना। उसके बाद आपका VRI साइट जो है आपका टीडीएनए को ट्रांसफर करने में मदद करेगी। और उसके बाद ये सारा ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ओपेनिन, ये सारा जो है टीडीएनए वाला रीजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मिलकर आपका मेन साइट जो है ORI रीजन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। टी जीन हमारा क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है सर, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें आपका VRI रीजन का, VIR सॉरी रीजन का, तो ये क्या करती है, फंक्शन आपका रेगुलेटिंग रेगुलेशन ऑफ टीडीएनए लिख लो, या टी जीन लिख लो, रेगुलेशन ऑफ टी जीन। टी जीन को क्या करती है, रेगुलेट करती है ना। उसके जो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे जो है उसकी एक्टिविटी होगी, सारी चीजें आपका क्या बताता है, टी जीन बताता है। टी मतलब ये VRI रीजन जो है डिसाइड करता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करें कि वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो तभी उसको वेक्टर बोलेंगे। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि वेक्टर में कौन कौन से पार्ट होने चाहिए तभी उसको वेक्टर बोलेंगे। तो फर्स्ट है आपका ORI साइट, जो मैंने आपको पहले बताई थी,
ठीक है, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। फर्स्ट, दूसरा आता है सेलेक्टेबल मार्कर या सेलेक्टिव मार्कर, ठीक है। दूसरा आता है क्लोनिंग साइट, वो उसको क्लोन कर सके, उसकी जैसा वापस बना सके। तो ये आपका क्या हो गया, तीन इंपॉर्टेंट है कि हमारे वेक्टर में क्या क्या पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। फर्स्ट है ओ आर आई साइट और सेलेक्टेबल या सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए, और आपका क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, उसके बाद अगर हम बात करें, एक आपका PBr3T एग्जाम्पल जो है, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की, एक अलग से डाल के लिखना, PBr322, ये आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है, ध्यान रख लेना, बस इतना सा याद रख लो, इसको लिख लो, इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बाद में इतना एक्टिवेट नहीं हुआ ये चीज, बट इन्होंने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को भी बना लिया था। पहले तो हम बात कर रहे थे इतने सारों की, तो ये आपका, अगर हम फर्स्ट प्लाज्मिड की बात करें आर्टिफिशियल, तो यही था, ठीक है, लिख लिया। अब हमने बात कर ली कि सर हमने वेक्टर भी बात कर लिया, दूसरा पार्ट की बात करेंगे डिजायर्ड जीन की। किसकी बात करेंगे? डिजायर्ड जीन की। तो अब डिजायर्ड जीन जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो आपका जैसे मान लो हमें होस्ट में कुछ चेंज करना है, तो मैं पहले जो है जीन भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा जीन डालें, तो उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। चलो, टाइप की बात करें तो हमारा नेचुरल जीन जो है आइसोलेट कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उसके बाद सी डीएनए की हम बात करें तो आपका मेड फ्रॉम एमआरएनए से बनता है, ठीक है। ध्यान रखोगे ये सारे जो है आपका डिजायर्ड जीन है। और आपका सिंथेटिक जीन जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है आर्टिफिशियली बना लिया था, जीन भी देखो भैया सिंथेटिक बना लिया, किसने? HG खुराना ने, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल जीन जो है आपका सिंथेसाइज किया था किसने? HG खुराना ने, ठीक है, ध्यान रख लोगे, ठीक है। नेचुरल जीन सी डीएनए या जीन इसको बोल सकते हो, है ना, जीन बोल सकते हो, जो कि हमारा मेड फ्रॉम एमआरएनए से बनता है, पूरी साइकिल चलती है एमआरएनए से, हमारा सी डीएनए बनता है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक जीन हमारा आर्टिफिशियली बनाया था किसने? HG खुराना ने। लिख लो इसको फटाफट से। और ये जो है आपका आर्टिफिशियल जीन बनाया था, ये फिर नॉन फंक्शनल था, बना तो लिया इन्होंने पर नॉन फंक्शनल था, इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है। चले चले आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया, हमने वेक्टर भी देख लिया, एंजाइम भी देख लिया, डिजायर्ड जीन भी देख लिया, अब हम हमारे होस्ट सेल की बात कर लेते हैं। चलो, तो होस्ट सेल भैया कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, फंजाई की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, किसी में भी हम हमारे जो बनाया है वापस उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका मोस्ट कॉमनली जो है इकोलाई और ईस्ट जो हमारा सेल है उसी को यूज करते हैं। अगर हम बात करें इकोलाई की, तो आप लिख लो, इकोलाई में जो हमारा वापस ग्रोथ रेट है वो 20 मिनट में वापस रीग्रोथ कर लेता है, 20 मिनट्स में, है ना। उसके डिजायर्ड जीन से कंबाइन करके 20 मिनट्स में ही वापस उसकी एक्टिविटी को क्या कर लेता है? वापस रीगेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद लिख लो एक आपका ईस्ट में, लिख लो 90 मिनट। ईस्ट में कितना टाइम लगता है? 90 मिनट, ठीक है, वापस ग्रोथ करने में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे फास्ट हमारा इकोलाई है, जिसलिए सबसे ज्यादा भी इसी को काम में लिया जाता है, ठीक है। इतनी दोनों जीन, दोनों होस्ट सेल की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, तो मोस्ट कॉमनली यही होते हैं होस्ट सेल, ठीक है। चलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमारे जो
बायोटेक है उसका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है ना, कहाँ अप्लाई होती है। तो फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट आता है हमारा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को या ऑर्गेनिज्म को बनाने में, जीएमओ जो क्रॉप्स की बात करते हो उसको बनाने में, ठीक है। अरे एक सेकेंड यार, चलो ठीक है, कर ले बात, चलो कर लेते हैं बात। तो अगर हम बात करें जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है, पहले तो बताओ। जिन क्रॉप्स का, जिन क्रॉप्स के जीन्स में क्या करें, अल्ट्रेशन लाएं, वही क्या होगी, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होगी। तो हमारा इनके जीनोम में क्या लाएंगे, अल्ट्रेशन लाएंगे, है ना, और नया एक क्रॉप डेवलप कर लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे भैया। यार एक सेकेंड, ये ऑटो क्यों हो रखा है, एक सेकेंड साथियों, ठीक है अब नहीं होगा। ठीक है चलो वापिस, एक सेकेंड साथियों। चलो अब मत होना भाई, चलो तो हमारा ये हो गया जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स को फॉर्मेशन करके हम हमारे एग्रीकल्चर में नई नई क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपका RNI टेक्नोलॉजी, इसका ज्यादा यूज नहीं है बट इसका कुछ जो है हम बात कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है। तो अगर हम बात करें क्या, क्रॉप्स में जीनोम में क्या कर देंगे, अल्ट्रेशन ले आएंगे या जो है चेंजेस कर देंगे, उसको क्या बोल देंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बोल देंगे। अगर हम फर्स्ट बात करें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की, क्या है हमारा टोबैको, क्या है साथियों, टोबैको। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्या हो जाएगी, टोबैको हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूछे। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आपका या फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड जो है क्रॉप्स की, हमने टोबैको बात कर ली। और सबसे ज्यादा एरिया किसका है, तो सोयाबीन का, पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना एरिया आप ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया, आपका बीटी कॉटन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2002 में बनाई थी। क्लियर है, क्लियर है, चलो जीन में चेंज, ओके। उसके बाद एग्जांपल आपका बीटी कॉटन हो गया, आपका गोल्डन राइस हो गया है, इंडियन राइस नहीं गोल्डन राइस आएगा, गोल्डन राइस हो गया है ना, और आपका ब्रेसिका नेपस हो गया, या हम बात करें आपका फ्लेवर शावर की, ये सारे जो है आपका क्या हो, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर आती है। ये फ्लेक्स नहीं है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीटी कॉटन की थोड़ी सी। चलो तो हम बात करते हैं कि हमारी फर्स्ट जो कमर्शियल जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है वो कौन सी है भैया, कॉटन है। क्या है, बीटी कॉटन। बीटी क्यों बोला, तो बीटी का क्या मतलब है, बेसिलस थुरिंगिजेनेसिस जो है कॉटन, क्योंकि उस बैक्टीरिया का हमने काम में लिया था, अभी उसकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ये किसके प्रति रेजिस्टेंस होती है या सहनशील होती है, हमारे बोलवर्म से, पर अब भी इसका जो है अगर रिसर्जेंस की बात करें वो देखने को मिल रहा है ना। तो आपका अब ज्यादा जो है चीजें नहीं रही है कि रेजिस्टेंस है भैया, आप तो और ज्यादा जो है भैया, मुझे ये बताओ कि आपको एक कमरे में बंद कर दूं, आपको एक कमरे में बंद कर दूं और आपको बिल्कुल जो है खाना नहीं दूं, तो आप जो है कुछ ना कुछ साधन जो है, आपका दिमाग उसी तरह जो है काम करेगा और आप कुछ ना कुछ जो है उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे कि इस कमरे से कैसे निकलूं। पहले तो चीज, तो आप चाहे दीवार तोड़ेंगे, जंगला तोड़ेंगे, कुछ भी तोड़ेंगे, है ना, गेट तोड़ेंगे, बट कुछ ना कुछ समाधान निकल आएगा। उसी तरीके से इंसेक्ट को आप खाने नहीं दिया
अब उसने भी कुछ तिगड़म लगाई और उसने भी जो है रेजिस्टेंस के प्रति जो है हमारा और जो है ज्यादा पावर लगाई और फिर उसको भी ब्रेक कर दिया। उसी तरीके से हमारा बीटी जो कॉटन है उसमें भी देखा जा रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके जीन पूछा जाते हैं कि कौन से जीन के कारण इसमें रेजिस्टेंस आई, तो बेसिलस थुरिंगिजेनेसिस, उसमें कौन सा जीन, बेसिलस थुरिंगिजेनेसिस का बीटी का क्राई जीन। अब क्राई जीन का दो फंडा है, क्राई 1 AB और क्राई फर्स्ट AC, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो दो जीन आप याद रखोगे। और टारगेट इंसेक्ट की बात करें, बीटी किस पे टारगेट करता है, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा मेनली, है ना, मोस्टली लेपिडोप्टेरा पे ही रहेगा, है ना, बट इन पे भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी कहानी की, तो भैया आपको जो है ध्यान होना चाहिए कि हमारा बीटी जो है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बीटी हमें भी नुकसान कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपका मिड गट का या आपके स्टोमक का, मिड गट का या आपके स्टोमक का, स्टोमक का, ह्यूमन के स्टोमक का एसिडिक पीएच होता है नहीं होता है? होता है। तो एसिडिक पीएच पे जो है हमारा ये बीटी वर्क ही नहीं करेगा। फिर सर कहां करेगा? तो हमारे मिड गट की अगर हम बात करें, किसकी, इंसेक्ट की, किसकी बात करें साथियों, इंसेक्ट की मिड गट की, है ना, तो हम मिजेंट्रोन बोलते हैं इंसेक्ट की मिड गट को, तो उसका पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। लगभग अगर हम बात करें आपका 9 के आसपास, 7 to 9 बोल सकते हैं ना, 7 to 9, या अल्कलाइन जो है पीएच बोल सकते हैं, तो उसका पीएच क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अब बीटी का एक सिंपल सा फंडा है कि वो अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होती है, इसलिए इसको स्टोमक पॉइजन के नाम से जाना जाता है। अरे भैया क्या बोला जाता है, स्टोमक पॉइजन बोला जाता है। अब ये ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपके दिमाग में से क्लियर हो गया होगा डाउट। ठीक है, तो इसको जो है हम हमारा स्टोमक पॉइजन बोलते हैं। क्लियर है? कितने पीएच पर, 7 to 9 या अल्कलाइन पीएच पर एक्टिवेट होता है, इसलिए हमारे ह्यूमन का तो पीएच ही स्टोमक का एसिडिक होता है, इसलिए हमारे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा बीटी का फंडा। क्लियर है? क्लियर है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस में आपको पता है कि विटामिन ए का जो है इनरिचमेंट होता है, सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, और उसका इनहेंसमेंट इसमें मॉडिफिकेशंस किए थे। उसके बाद आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की कमी से होता है, तो उसको क्या करता है, क्योर करता है, उससे बचाता है। उसके बाद येलो कलर किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका क्या है, विटामिन बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर है किसका, बीटा कैरोटीन आपका प्रीकर्सर है विटामिन ए का। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है सिंपल सा गोल्डन राइस से। अब आपको जो है कमेंट करना है फादर ऑफ सुपर राइस, फादर ऑफ सुपर राइस सबको जो है कमेंट करना है। 3 क्वेश्चन पूछूंगा। फादर ऑफ सुपर राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस। उसके बाद लास्ट जो है आप बता दो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ये तीनों आंसर आप जो है कमेंट करके बताएंगे मुझे। फादर ऑफ सुपर राइस, फादर ऑफ गोल्डन राइस, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, जल्दी से बता दो, देखे किसको आता है और किसको नहीं। भैया जल्दी से कमेंट करके बता दो, आता है या नहीं। सुपर राइस की अगर हम बात करें तो क्या है, जीएस कुश भाई साहब है। कौन है, जीएस कुश भाई साहब है, जीएस कुश। कौन कुश है, जीएस कुश है। ठीक है, गोल्डन राइस की बात करें, गोल्डन राइस का बता दो, इंगो पोट्री से क्या, अरे इंगो पोट्री से क्या, इंगो, ठीक है, इंगो पोट्रिस। हाइब्रिड राइस की बात कर लेते हैं, योंग लोंग पिंग क्या है, योंग लो हाइब्रिड का। ठीक है, हाइब्रिड का आ गया, आपने हाइब्रिड का बता दिया, कोई बात नहीं, है ना। क्या है आपका, योंग लोंग पिंग, चाइनीज ही है भैया, योंग लोंग पिंग, है ना। तो आपको ये फादर्स ध्यान रखने, जीएस कुश, इंगो पोर्ट्रिस, और आपका क्या हो जाएगा, योंग लोंग पिंग। क्लियर है बच्चों? चलो, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं फ्लेवर शावर क्या है, मुझे एक
सिंपल सा एक लाइन में आंसर दे दो फ्लेवर शावर। जल्दी से बोल दो बच्चों, किसके रिगार्डिंग है फ्लेवर्ड शावर, किस क्रॉप के रिगार्डिंग, ठीक है, सेल्फ इंक्रीमेंट इन टोमेटो, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लेवर शावर टोमेटो के कुछ फीचर्स, अगर हम बात करें फ्लेवर शावर की तो बच्चों बेटर टेस्ट, उसके बाद और क्या लिखोगे आप, और क्या लिखोगे, सेल्फ लाइफ, है ना, सेल्फ लाइफ, ठीक है कोई बात नहीं, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसके बाद आप लिखोगे लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेवर शावर के, ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में आता है। अब बात करते हैं कि आपका एक एंजाइम है पॉलीगैलेक्टोनेज, पॉलीगैलेक्टोनेज क्या है बच्चों, पॉलीगैलेक्टोनेज एक एंजाइम है जो कि आपकी ओवर राइपनिंग में क्या करता है, मदद करता है। टोमेटो जो है खराब किसकी वजह से होता है, आपको एंजाइम पूछे पॉलीगैलेक्टोनेज। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी को, इस एंजाइम की एक्टिविटी को बच्चों, किसको, एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है फ्लेवर शावर जो हमने बनाया है वो, उसको कम कर दिया, उसी की वजह से हमने इसको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बोला है, रिड्यूस, ठीक है, ध्यान रख लोगे, रिड्यूस, है ना। उस एंजाइम की एक्टिविटी को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। चलो आज भैया बहुत सारी शादियां हैं तो बच्चे शादियों में एंजॉय कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो अब हमारा काम करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की, आपका ब्रेसिका नेपस, क्या है ब्रेसिका नेपस, जल्दी से बताओ इसका क्या क्या फीचर्स होंगे, जल्दी जल्दी बोलो पाए तो, ठीक है। तो ब्रेसिका नेपस हमारे मस्टर्ड के रिगार्डिंग है ना। तो आपका हीरुडीन की अगर हम बात करें, ब्रेसिका नेपस में एक हीरुडीन, हीरुडीन जो है एक कंपाउंड बोल सकते हैं उसको, एंटी क्लोगिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्या, एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, इसको इंक्रीज किया गया और ये मस्टर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आप इंपोर्टेंट लिख लो, फाउंड इन अ सीड ऑफ ब्रेसिका नेपस, क्लियर है, ठीक है। तो ये था बच्चों छुटकू सा बात। अगर हम बात कर ले, लास्ट हमारा बचा है RNI टेक्नोलॉजी, लिख लिया इसको। चलो ये हमारी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हुई खत्म। अब हम वापस एक बार उसमें RNI जो टेक्नोलॉजी है उस पर आ जाते हैं, ठीक है, इसकी यहीं पे चर्चा कर लेंगे ताकि आपका चैप्टर खत्म हो सके, है ना, ठीक है। वो लिख लिया था, ठीक है, इसको बोलते हैं RNA
इंटरफ्रेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये बेसिकली आपको बस इतना सा याद रखना है कि निमेटोड से जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करती है। इट इज, अगर लिख लो, दिस टेक्नोलॉजी prevent from infection निमेटोड के इन्फेक्शन से प्लांट को बचाती है ये टेक्नोलॉजी। बस आपके काम का इतना सा ही है ना, ये बस इतना सा आप नोट कर लो। और अगर हम बात करें टोबैको रूट नोट जो निमेटोड है मेलेडोगाइनी इनकोग्निटा, उसमें ये आपका इस टेक्नोलॉजी से प्रिवेंशन पाया गया था, ठीक है। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। और ये जो है वर्क करती है साइलेंसिंग ऑफ, आप लिख लो, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, इस टेक्निक पर, बस इतना सा याद रख लो। एमआरएनए टेक्निक पर, है ना। इस जो ये एक्टिविटी होती है हमारी एमआरएनए की, इसको बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, है ना, इस प्रोसेस को, बस, ठीक है, ध्यान रख लोगे। ठीक है, लिख लिया। चलो, तो आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने रवि सर की क्लासेस नहीं देखी है, प्रोजेक्ट 60 की डेमो क्लास, आप उसको देख लेना। बाकी का जल्दी से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।